Good morning to all of you. So today we will discuss reduction of two body problem to equivalent one body problem. ठीक है. Now suppose we have two masses m1 and m2. They are separated by distance r. ठीक है. फिगर को देखो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है. सपोज आपके ये दो मासेस हैं. ये m1 मास है आपका, ये m2 है. इनके बीच की सेपरेशन r है. जो m1 का पोजीशन वेक्टर आपने r1 ले लिया विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम. m2 का आपका पोजीशन वेक्टर r2 है. ठीक है. तो अब हम पहले इन दोनों पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देंगे. आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. और एक्सेलरेशन को आप कैसे लिख सकते हो? d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर. अब जो m1 पार्टिकल है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है, तो इसके लिए हो जाएगा m1 d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर. और इसकी जो फोर्स है आपकी वो F1 ले ली है, सो दैट इज़ इक्वल टू F1. तो यहाँ से आपका आ जाएगा d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू F1 अपॉन m1. ठीक है. सिमिलरली m2 के लिए भी लिख लो आप, m2 d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू F2. तो यहाँ से d स्क्वायर r अपॉन d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू F2 अपॉन m2. ठीक है. अब सपोज ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है. इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. तो यहाँ से आ जाएगा d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू F1 अपॉन m1 माइनस F2 अपॉन m2. ठीक है. अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन दीज फोर्सेज F1 एंड F2 आर इक्वल एंड अपोजिट. इक्वल एंड अपोजिट का मतलब क्या होता है? देयर मैग्नीट्यूड विल बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. तो आप इनको लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू माइनस F2 एंड दैट इज़ इक्वल टू F. ठीक है. तो हम F1 को F लिखेंगे तो F2 कितना हो जाएगा? माइनस F. तो ये वाली वैल्यूज़ हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आ जाएगा d स्क्वायर r1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर r2 अपॉन dt स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस F अपॉन m2. ठीक है. तो यहाँ से d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर कॉमन ले लिया, r1 माइनस r2. यहाँ से आपका F कॉमन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2. ठीक है. अब जो ये r1 माइनस r2 है आपका यहाँ से, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर r किसके बराबर होगा? r1 माइनस r2. ठीक है. तो r1 माइनस r2 को आप r लिख सकते हैं. तो ये वाली इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस F अपॉन m2. F कॉमन ले लिया, 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2. जो ये टर्म है आपकी 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2, इसको 1 अपॉन म्यू लिख देते हैं. ठीक है. तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब हम इसका एलसीएम लेंगे? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. तो म्यू इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम. ठीक है. तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी? d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू F अपॉन म्यू. और यू कैन राइट F इज़ इक्वल टू म्यू d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर. ठीक है. F अगर आप अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F की वैल्यू कितनी होती है? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू ई आर यूनिट वेक्टर. नेगेटिव हम लगाते हैं कि फोर्स आपकी अट्रैक्टिव होती है नेचर में. ठीक है. तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू माइनस g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू ई आर यूनिट वेक्टर. ठीक है. तो हमने टू बॉडी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, दो इक्वेशन से, और उसको हमने रिड्यूस कर दिया इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम. ठीक है. सो यू कैन से दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ वन बॉडी प्रॉब्लम, और यू कैन से दैट द रिलेटिव मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, मोशन ऑफ अ फिक्टिशियस पार्टिकल ऑफ मास म्यू एक्टेड अपॉन अ फोर्स F ऑन द फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है. तो आपने टू बॉडी प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम में, और जो नेट मास है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस मास म्यू. ठीक है. विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय फोर्स F. पहले आपकी दो फोर्सेस थी F1 और F2, अब आपकी फोर्स क्या है? फोर्स F ऑन द फर्स्ट पार्टिकल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस मास एंड मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. ठीक है. अब आपको रिड्यूस मास मैंने बता दिया क्या होता है, कि हम उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके जो नेट आपकी एक इक्वेशन बनी दैट इज़ इक्विवेलेंट वन बॉडी प्रॉब्लम. तो जो रिड्यूस मास होता है आपका, इट इज़ ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स. इसको हम विद एग्जांपल रिप्रेजेंट करेंगे. अब हम इसमें दो केसेस ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन का ले रहे हैं और एक पॉजिट्रॉनियम का ले रहे हैं.
पहले हम हाइड्रोजन का लेते हैं, ठीक है ना। अब हम हाइड्रोजन के केस में बोल देते हैं लेट m1 एंड m2 आर द मास ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिड्यूस मास निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता ही है, 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2, ठीक है, वेयर m2 इज़ मच लेस देन m1। पता ही आपको इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। अब म्यू आपका इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो म्यू कितना जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को m1 से डिवाइड कर दो तो m2 अपॉन 1 प्लस m2 अपॉन m1। इसको आप न्यूमिनेटर में लिख लो m2 इंटू 1 प्लस m2 अपॉन m1 रेज टू पावर -1, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दी, 1 प्लस x रेज टू पावर n की कितनी होती है, अगर हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं 1 प्लस nx। इसको लिख लो अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, 1 प्लस x रेज टू पावर n दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस nx। अगर हम हायर टर्म्स को निगलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आ जाएगा m2 को आपने एज इट इज़ लिख दिया, 1 प्लस n कितना है -1, x कितना है m2 अपॉन m1, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब आपको पता है m2 अपॉन m1 कितना होता है रेशो, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1/18 1/1836। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो म्यू इज इक्वल टू m2 1 माइनस 1/1836, ठीक है। तो अब जो m2 क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने एज्यूम किया है। अब 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन्स जो रिड्यूस मास है इट इज़ लेस देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, लाइटर पार्टिकल। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रिड्यूस्ड मास इज डोमिनेटेड बाय द मास ऑफ लाइटर पार्टिकल एंड इज ऑल लेस देन द मास ऑफ दिस लाइटर पार्टिकल, ठीक है। अब सेकंड केस लेंगे हम पॉजिट्रोनियम का। पॉजिट्रोनियम में क्या होता है, एक पॉजिट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों का मास क्या होता है आपका, सेम होता है। तो हमने m एज्यूम कर लिया दोनों का मास, ठीक है। तो इस केस में रिड्यूस्ड मास कितना हो जाएगा, 1/μ इज इक्वल टू 1/m1 प्लस 1/m2। म्यू इज इक्वल टू कितना जाएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दोनों की वैल्यू m सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगा m² अपॉन 2m, तो यहाँ से आ गया m/2। तो दैट मीन्स reduced mass of system is less than the mass of individual particle, ठीक है ना। तो इस केस में भी रिड्यूस मास क्या हुआ, लेस हुआ। तो ये हमेशा इंडिविजुअल जो पार्टिकल्स का मास होता है उससे कम होता है एंड इज डोमिनेटेड बाय द मास ऑफ लाइटर पार्टिकल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड, ठीक है। सपोज हमने कोई पार्टिकल ले लिया जिसका मास m है, विच इज़ मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी v, ठीक है ना। तो इसकी आपकी लीनियर मोमेंटम कितनी हो जाएगी, p इज इक्वल टू m इंटू वी, और ये आपकी लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। सपोज जो ऑर्बिट है इट इज़ मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग अबाउट एन एक्सिस अलॉन्ग z डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्सिस की डायरेक्शन क्या है, जिसके अराउंड ये ऑर्बिट मूव कर रहा है आपका z डायरेक्शन। तो आपकी एंगुलर मोमेंटम कितनी हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p, तो दैट इज इक्वल टू r क्रॉस p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी mv, ठीक है। नाउ इफ द फोर्स f एक्ट्स ऑन द पार्टिकल देन व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, r क्रॉस f, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा आ जाएगा dl अपॉन dt दैट इज इक्वल टू dr अपॉन dt क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp अपॉन dt, ठीक है। अब dr अपॉन dt कितना होता है, वेलोसिटी v, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आपको पता है dp अपॉन dt कितना होता है आपका f, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, dl अपॉन dt इज इक्वल टू v क्रॉस p प्लस r क्रॉस f, ठीक है। p की वैल्यू आपको पता ही कितनी होती है लीनियर मोमेंटम की, मास इनटू वेलोसिटी, तो v क्रॉस m इंटू वी प्लस r क्रॉस f, ठीक है। फर्स्ट टर्म में m स्केलर है, इसको आउटसाइड लिख दिया तो ये आ गया v क्रॉस v प्लस r क्रॉस f। अब डॉट जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का कितना होता है, 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f, ठीक है। तो dl अपॉन dt कितना आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू r क्रॉस f, और r क्रॉस f किसके बराबर है आपका, टाउ के, ठीक है। अब आपको पता है सेंट्रल फोर्स के लिए क्या कंडीशन होती है, F इज इक्वल टू एफ आर इंटू ई आर, वेयर ई आर इज़ द
यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख लें फोर्स को इस तरह से, dl अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस fr इंटू er। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू fr इंटू r क्रॉस er। ठीक है ना, r को भी आप लिख सकते हैं r मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, तो यहाँ से आ जाएगा आपका fr इंटू r er क्रॉस er, और er क्रॉस er अभी बताया था क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का कितना होता है, 0। सो फ्रॉम हेयर योर dl अपॉन dt विल बी इक्वल टू 0। और आपको पता ही है कि अगर किसी वेक्टर का डेरिवेटिव 0 होता है, वेक्टर क्या होता है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, सो यू कैन से एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड दैट रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट, विच इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे। इन टॉपिक्स को आप साथ साथ जो हैं पढ़ें और इनके नोट्स बनाएं। ठीक है, थैंक यू।